नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। रायपुर के डीडी ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की राह में बाधा न बने, इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर विद्यार्थी अपने परिवार के साथ प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। समारोह में श्रमिकों और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, श्रमिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। आज श्रम विभाग के द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और इस साल संख्या डबल कर दी है, तो इस साल 200 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह 300 बच्चे और उनके अभिभावक आए थे आज इस सम्मान समारोह में और हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया है। और इस समारोह में हमारे श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की उपस्थिति, हमारे उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी की उपस्थिति, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे बीओसी के चेयरमैन डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम सचिव और श्रम विभाग के अधिकारी, सबकी उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है। और आज डीबीटी के माध्यम से 1,45,000 से ज़्यादा श्रमिकों के खाते में डीबीटी के द्वारा 39 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि अंतरित की गई है। तो ऐसे सभी बच्चों को भी और सभी श्रमिकों को भी बहुत बहुत बधाई। बिलासपुर के सत्यम चौक स्थित BR अम्बेडकर स्कूल में 4 कमरों की फॉल सीलिंग गिरने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद अब स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए जांच और मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि स्कूल में हुई घटना की जांच कर तत्काल जरूरी मरम्मत कार्य कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इस बार बिलासपुर में भारी बारिश हुई है, जिसका असर कई स्कूल भवनों पर भी देखने को मिला है। बारिश के कारण जहां जहां स्कूलों में नुकसान या परेशानी सामने आई है, वहां तत्काल मरम्मत योग्य कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्कूलों की स्थिति का निरीक्षण करने और जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल बारिश के दौरान जितनी मरम्मत संभव है वह तत्काल कराई जाएगी। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद स्कूल भवनों में स्थायी और बेहतर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद है। ये जो घटना हुआ है कल का है। सेजा डॉक्टर BR अम्बेडकर स्कूल में भारी बारिश के चलते जो जितने भी रूम हैं उसके फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा जर्जर हो गए हैं, खतरे की संभावना है। इसमें से जो 2 रूम हैं इसमें का फॉल सीलिंग तो पूरा गिर गया है। बच्चों का जो खतरा है वो बहुत टल ही गया कहने का मतलब। एक तो हमारे प्रिंसिपल रूम का जो फॉल सीलिंग गिर गया है, दूसरा तो हमारे 6 क्लास की। साथ में ये 2 रूम का वो नहीं है कि 2 रूम बस नहीं है, सारे जितने भी रूम है जिसमें फॉल सीलिंग है वो पूरा जर्जर हो गया है, कभी भी गिरने की संभावना है। बच्चों में बहुत ज़्यादा खतरे की संभावना बनी हुई है। साथ में ये समस्या को देखते हुए हमने सारे बच्चों का FA1 एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसको हम FA1 एग्ज़ाम के बाद हम उसको छुट्टी दे दिए हैं। साथ में इसके साथ जो बैठने का व्यवस्था अभी फिलहाल बहुत दिक्कत हो रही है हमारे स्कूल में। तो से समस्या बनी हुई है, इसके लिए आप प्रशासन से पहले मांग किए थे क्या? हाँ, मांग ये इसको हम संज्ञान में दिए थे प्रशासन से। पहले क्या था, हमारा जो
कंप्यूटर लैब था, वो लैब का जो ऊपर वाला जो जितने भी जो हमारा फॉल सीलिंग था वो गिर गया। सारे जगह में जो पानी सीपेज के कारण वो गिरने की संभावना पूरा बनी हुई है, धीरे धीरे वो गिर रहा है। आज रात में कहीं एक घटना हुआ है, हमारे रात की घटना में जो प्रिंसिपल रूम है वहाँ का फॉल सीलिंग गिरा, जो हमारे 6 क्लास के जो रूम है वहाँ का फॉल सीलिंग, ये रात का ही घटना है। अगर क्लासरूम में अगर 12 बजे हम लोग को क्लास लगता है, उस टाइम अगर गिरता है तो बच्चों में बहुत सारे समस्या हो जाता है, दिक्कतें पड़ जाती। तो इसके लिए हम लोग संज्ञान दिए हैं, अधिकारी के एक लेटर लिख के हम लोग उनको सूचना दिए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ होगा या आश्वासन दिए उनकी तरफ? अब दिए हैं, होगा बोल के। बाकी हम लोग वैकल्पिक के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो रूम है उसमें 6 क्लास वाले बच्चों को हम लोग शिफ्ट किए हैं। छुट्टी किस लिए दिया गया है? मतलब बैठने का व्यवस्था, बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग छुट्टी दिए हैं। तो कब तक छुट्टी दिया जाएगा इस तरह से? ये छुट्टी अभी FA1 कल 2-3 दिन FA1 चलेगा। FA1 के लिए हम एक्स्ट्रा जो रूम है हमारे पास उसमें बैठा के बच्चों को FA1 का एग्जाम ले रहे हैं। उसके बाद FA1 के बाद जैसे छुट्टी देंगे, ये छुट्टी जब तक जो रूम जो है वो सुधरेगा नहीं तब तक हम लोग बोल नहीं सकते। तो इसको जहाँ तक सुधारने की ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि जल्दी इसमें हो। साथ में हमारे स्कूल में जो बहुत सारी जो समस्या है, यहाँ पे जो पानी है ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बच्चों को आने जाने में समस्या, तो इसको निकासी के लिए भी इस पर ध्यान देना जरूरी है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर विकासखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। भुवनेश्वरपुर स्थित प्री मैट्रिक कन्या छात्रावास की आदिवासी छात्राएं बदहाल व्यवस्थाओं से परेशान होकर सड़क पर उतर आई। हाथों में तख्तियां और जुबां पर एक ही नारा, हमें खाना दो, सुरक्षा दो। भीषण धूप में प्रदर्शन के दौरान कई छात्राएं अपनी व्यथा बताते बताते रो पड़ी। तस्वीरें सूरजपुर जिले के रामानुजनगर कालुआ स्टेट हाईवे की है, जहां भुवनेश्वरपुर कन्या छात्रावास की छात्राएं अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बैठ गई। छात्राओं का आरोप है कि छात्रावास में उन्हें मेन्यू के अनुसार भोजन और नाश्ता नहीं दिया जा रहा है। सड़े गले चावल, खराब सब्जियां और पानी जैसी पतली दाल परोसे जाने की शिकायत छात्रों ने की है। FIR का धमकी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। FIR का धमकी देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बच्चों की मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। पुलिस प्रशासन होश में। बिलासपुर जिले के धार्मिक नगरी रतनपुर में सावन के अंतिम सोमवार को आस्था का सैलाब देखने को मिला। सुबह से ही प्रसिद्ध वृद्धेश्वर महादेव यानी बूढ़ा महादेव मंदिर में भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए लंबी कतार लगी रही। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल, दूध, दही, शहद और पंचामृत अर्पित किया। बेलपत्र, धतूरा और आक के फूल चढ़ाकर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की। मंदिर परिसर पूरे दिन हर हर महादेव और बोलबम के जयकारों से गूंजता रहा। रविवार शाम से ही कांवड़िए पवित्र नदियों और घाटों से जल लेकर रतनपुर पहुंचने लगे थे। वृद्धेश्वर महादेव मंदिर को लेकर कई प्राचीन मान्यताएं हैं। मान्यता है कि यहाँ स्वयंभू शिवलिंग विराजमान है। मंदिर में विस्थापित शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल मंदिर के जलकुंड में समाहित हो जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर विराजमान पाषाण नंदी भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। रतनपुर के महामाया मंदिर, पंचमुखी मंदिर और कंठी देवल में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। महीने का आखिरी सावन सोमवार है और भगवान विद्धेश्वरनाथ में कांवड़िया यात्री आते हैं जो लाखों की संख्या में आते हैं। और लास्ट सोमवार जो होता है आखिरी, उसमें लाखों कांवड़िया भक्त जो है जल चढ़ाते हैं। और विद्धेश्वरनाथ मंदिर में ऐसा मानना है कि जो जल चढ़ाते हैं कांवर से ला करके, उनकी मनोकामना जो है पूर्ण होती है। नाथ महादेव है बूढ़ा महादेव, इसका ऐसा मानना है कि आप जितना भी जल चढ़ाइए वो जल कहाँ जाता है पता नहीं चला है। और बहुत पौराणिक महादेव है, ऐतिहासिक महादेव है, लाखों वर्ष से ये महादेव है। और इनमें जितना भी आप जल चढ़ा लीजिए, आज तक के कोई पता नहीं चल पाया है कि वह जल कहाँ जा रहा है। इसको भोलेनाथ ही जानते हैं कि वो कहाँ जा रहा है। बिलासपुर में हवाई सुविधा के विस्तार को लेकर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में एयरपोर्ट को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। राज्य सरकार ने एयरपोर्ट के ऑपरेशनल मेंटेनेंस और विकास कार्य की जिम्मेदारी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI को देने का प्रस्ताव रखा है। इस प्रस्ताव पर अब तेजी से काम आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। सुनवाई के दौरान AAI का जवाब हाई कोर्ट के सामने रखा गया। अथॉरिटी ने बताया कि राज्य सरकार के प्रस्ताव पर सक्रियता से विचार किया जा रहा है और इसे लागू करने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU का ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है।
हाई कोर्ट ने एएआई को सकारात्मक रुख अपनाते हुए बिना अनावश्यक देरी के निर्णय लेने के निर्देश दिए। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि एयरपोर्ट की जन सुविधा बिल्डिंग का काम पिछड़ने पर मंत्रालय और कलेक्टर ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट की नई समय सीमा के अनुसार 20 अक्टूबर तक काम पूरा करने का भरोसा दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पति पत्नी के विवाद से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पत्नी की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने डोंगरगढ़ जिला न्यायालय द्वारा 11 सितंबर 2024 को पति के पक्ष में दिए गए तलाक के फैसले को बरकरार रखा। दरअसल पति ने पत्नी पर माता पिता से अलग रहने के लिए लगातार दबाव बनाने, परिवार के साथ दुर्व्यवहार करने और कई बार बिना बताए बेटे को लेकर मायके चले जाने सहित अन्य आरोप लगाए थे। कोर्ट ने पाया कि पति के पिता गंभीर हृदय रोग से पीड़ित थे और उनकी 3 बार हार्ट सर्जरी हो चुकी थी। ऐसे में पत्नी द्वारा पति पर माता पिता से अलग रहने के लिए लगातार दबाव बनाना उचित नहीं था। कोर्ट ने यह भी माना कि पत्नी द्वारा पहले लिखे गए माफीनामे और गवाहों के बयानों से पति के हुई आरोपों को समर्थन मिलता है। हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे वैवाहिक संबंध में पत्नी के आचरण को देखते हुए पति को मानसिक क्रूरता हुई और वैवाहिक जीवन जारी रखना मुश्किल हो गया था। जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी ने पत्नी की अपील को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और जिला न्यायालय के तलाक के आदेश को यथावत रखा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शंकर नगर स्थित अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए छत्तीसगढ़ के राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं और डॉक्टरों की कमी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों की भारी मांग है और सरकारी अस्पतालों से डॉक्टरों के पलायन को रोकने के लिए सरकार निजी अस्पतालों की तर्ज पर एक आकर्षक पैकेज लेकर आ रही है। मीडिया से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि इसके तहत श्रेणियां बनाई गई है, जिनमें बस्तर और सरगुजा संभाग के प्रोफेसरों को 1 लाख रुपए तथा अन्य सीनियर रेजिस्टेंट्स को 30,000 से 75,000 रुपए तक का टॉप अप दिया जाएगा। इसके अलावा रायपुर और बिलासपुर जैसे बड़े शहरों में भी विशेष लैब के तहत टॉप अप की व्यवस्था की जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने विश्वास जताया कि नए मेडिकल कॉलेज शुरू करने से सरकार के प्रयासों से आने वाले 7-8 वर्षों में छत्तीसगढ़ में डॉक्टरों की कोई कमी नहीं रहेगी। देखिए, उसके लिए हम मेडिकल कॉलेज के लिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि चूँकि डॉक्टर एक ऐसा वर्ग है हमारे प्रदेश के लिए विशेषकर कि जितनी मांग है उससे कहीं बहुत कम आपूर्ति है, उतनी संख्या उनकी नहीं है और जहाँ भी उनको अच्छे अवसर मिलते हैं वो डॉक्टर हमारे सरकारी हॉस्पिटलों को छोड़कर चले जाते हैं। इसके लिए हम लोग भी प्राइवेट हॉस्पिटलों के तर्ज पर ही जल्द ही एक आकर्षक पैकेज ला रहे हैं, जिसमें जो 3 कैटेगरी हमने बनाए हैं। एक कैटेगरी बस्तर और सरगुजा है, जिसमें प्रोफेसर्स को 1 लाख से लेकर नीचे में जो एसआर हैं उनको 30,000 तक, 50,000, 75,000 से 4 स्लैब में करके हम टॉप अप दे रहे हैं। और रायपुर जैसे जगहों पर भी ये तीसरा स्लैब में रायपुर बिलासपुर जैसे 2-3 बड़े शहर आएंगे, बाकी अन्य को सेकंड स्लैब में रखे हैं। तो 30,000 से लेकर 1 लाख तक का टॉप अप हम डॉक्टरों को दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में डॉक्टर छोड़ेंगे नहीं। और देखिए, चूँकि जब कमी होती है किसी चीज़ का, टमाटर अगर 1 किलो ही है और खाने वाले 10 हों तो वही टमाटर 100 रुपये किलो तक बिकता है, और अगर टमाटर 10 किलो हो, खरीदने वाला 1 हो, तो वही टमाटर 5 रुपये किलो बिकता है। तो चूँकि टमाटर से डॉक्टरों की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी चीज़ का अगर समाज में डिमांड है तो डिमांड के अनुसार उनकी जो है आपूर्ति अगर नहीं है तो क्राइसिस बनेगा ही। और यही हालत है। और आज तक किसी ने सोचा नहीं, अगर हम 10 से 15 मेडिकल कॉलेज आज किए हैं सरकार की, तो ये उसी का माइलस्टोन है। और ये ऐसा चीज़ है हेल्थ कि एक, मैंने कई बार कहा है कि एक पौधे जैसा है, अंकुरित बीज से लेकर फलदार पेड़ तैयार होने तक। तो हम उस फलदार पेड़ तैयार करने के लिए ही ये 5 नए मेडिकल कॉलेज डाले हैं। हमारे लगभग 200 पीजी के सीट हमको मिले हैं। आने वाले समय में मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले 7-8 साल के अंदर छत्तीसगढ़ में किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट या मेडिकल ऑफिसर किसी की भी कोई कमी नहीं होगी, पर्याप्त संख्या में डॉक्टर होंगे। बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों को देखते हुए यातायात पुलिस ने अब 2 पहिया वाहन चालकों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। बिलासपुर की सीमा में आने जाने वाले बाइक सवारों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में एएसपी यातायात रामगोपाल करियाले ने बताया कि सड़क हादसों के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने के कारण गंभीर चोट और जान जाने के मामले सामने आते हैं।
हादसों में कमी लाने और वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर की सीमाओं में 2 पहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट अनिवार्य किया गया है। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए बाइक चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहने, साथ ही यातायात नियमों का पालन करें और बिना हेलमेट वाहन चलाकर अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पिछले जितने भी सड़क हादसे हुए हैं उन सभी का एनालिसिस किया गया है। इसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं लगभग 70 से 75% ऐसी सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें 2 पहिया वाहन के कारण ही हुई है और उसमें जो मौतें हुई हैं वो बिना हेलमेट के कारण हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हेलमेट अभियान जो है गंभीरता से चलाई जाए। इसी के तहत जो है सभी जो शहर के एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, उन जगहों पर विशेष अभियान चलाते हुए चेकिंग की जा रही है और इसमें जितने भी लोगों के द्वारा बिना हेलमेट के वाहन चलाई जा रही है, खास करके 2 पहिया वाहन, उन्हें हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। जिनके द्वारा इन प्रेरणा का उल्लंघन किया जा रहा है, लोग मान नहीं रहे हैं, इसके बावजूद भी बिना हेलमेट के चला रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। क्योंकि मैक्सिमम जो सड़क दुर्घटनाएं हैं वो 2 पहिया वाहन के कारण हुई है और मौतें जो हुई हैं वे जो है बिना हेलमेट के कारण हुई है। इस बात को ध्यान में रखते हुए समस्त नागरिकों से मेरा अपील है कि जब भी आप अपने गंतव्य तक जाएं, अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण अवश्य करें और स्वयं सुरक्षित रहें, औरों को सुरक्षित रखें। बिलासपुर जिले में जमीन विवाद और भू माफिया से जुड़े मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला बिलासपुर तहसील के ग्राम पंचायत गौरा से सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग किसान ने अपनी 26 डिसमिल जमीन पर भू माफिया द्वारा कब्जे की कोशिश का आरोप लगाया है। संत कुमार शर्मा के मुताबिक उन्होंने साल 2005 में अपनी पत्नी के नाम जमीन खरीदी थी। जमीन खसरा नंबर 556/1 है, 556/01 में दर्ज है। किसान का आरोप है कि अपनी जमीन के सीमांकन के लिए वह पिछले 6 महीने से एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। उनका कहना है कि सीमांकन के दौरान उनकी जमीन को छोड़कर दूसरी जमीन का सीमांकन किया जा रहा है और उसे सरकारी जमीन बताया जा रहा है। किसान ने संबंधित निरीक्षक ममता तिर्की पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। अब बुजुर्ग किसान ने प्रशासन से निष्पक्ष सीमांकन और न्याय की गुहार लगाई है। मैं संत कुमार शर्मा और पत्नी के नाम से ज़मीन लग रहा 556/1 में हमारा ज़मीन है। इसके लिए विगत 6 महीनों से एसडीएम और कलेक्ट्रेट ऑफिस में जैसे चक्कर लगा रहा हूं और जो कि हमारा ज़मीन का सीमांकन के लिए आवेदन दिया गया था, उसके बावजूद ममता तिर्की के ज़रिए सही सीमांकन भी नहीं किया गया है। या तो ये अफसरों के दबाव में आधा अधूरा जैसे सीमांकन करके जैसे सिर्फ ज़मीन को 14 डिसमिल बता रही है कि शासकीय है और 14 डिसमिल बता रही है कि लगानी है, जबकि आसपास के चौहद्दी और जैसे आसपास का जैसे खसरा नंबर जैसे 556/1 हमारा 28 डिसमिल है, जो कि 2006 अगस्त का रजिस्ट्री है और बाजू वाले ज़मीन का जो नकल है उसमें साफ ये लिखा हुआ है कि विक्रेता। कब आपने खरीदी थी जमीन? मैं 2006 अगस्त में खरीदा था इस जमीन क्या को। बोलते हैं अभी अधिकारी इस बारे में? अधिकारी का कहना ये है कि आसपास का जमीन में आपका आधा जमीन शासकीय है, जबकि मैं सीमांकन लगाया हूँ अपनी जमीन के लिए, न कि शासकीय जमीन के लिए मैं सीमांकन लगाया हूँ। यदि वहाँ पे शासन का जो एक राजस्व निरीक्षक है ममता तिर्की, या तो ये कहीं न कहीं से मिली भगत है किसी के साथ में, या तो इस वटांकन के लिए लगाए थे सीमांकन, उसका सीमांकन नहीं करके दूसरे किए क्या? हाँ, हमारा 556 का एक के लिए हमने सीमांकन लगाया है और ये रोड का सीमांकन बता रही है, वो भी पूर्ण रूप से नहीं बता रही कि वहाँ पे शासकीय जमीन है तो कितना है। क्या चाह रहे हैं आप? मैं ये चाह रहा हूँ कि हमारा जो जमीन है 28 डिसमिल, जो दस्तावेज बताता है कि दक्षिण में विक्रेता की बचत जमीन खसरा नंबर 556 का टुकड़ा 28 डिसमिल है और जमीन का फ्रंट 180 है। इस बिंदुओं पे आरआई ममता तिर्की बिल्कुल ही नहीं कर रही है और साफ बताती है कि जिसको जहां बोलना है जाके बोले, हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें शासन की पूरी तरह से मिली भगत है और किसी के दबाव में पूर्ण रिपोर्ट ये लोग नहीं दे रहे हैं। अपना परिचय दें। रायपुर के डीडी ऑडिटोरियम में आयोजित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया। साथ ही उन्होंने विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों की सराहना करते हुए उन्हें आगे भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रदेश सरकार श्रमिक परिवारों के बच्चों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयास कर रही है।
आर्थिक परिस्थितियां प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की राह में बाधा न बने, इसके लिए सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि मेहनत, लगन और प्रतिभा के दम पर विद्यार्थी अपने परिवार के साथ प्रदेश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। समारोह में श्रमिकों और उनके बच्चों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं तथा उपलब्धियों की जानकारी भी साझा की गई। मुख्यमंत्री ने सम्मानित विद्यार्थियों से संवाद कर उनकी पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में संबंधित विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, श्रमिक और बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। आज श्रम विभाग के द्वारा अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत चयनित बच्चों का सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। पिछले साल 100 बच्चों का चयन हुआ था और इस साल संख्या डबल कर दी है, तो इस साल 200 बच्चों का चयन हुआ है। इस तरह 300 बच्चे और उनके अभिभावक आए थे आज इस सम्मान समारोह में और हम लोगों ने बच्चों को सम्मानित किया है। और इस समारोह में हमारे श्रम मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी की उपस्थिति, हमारे उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री टंकटाम वर्मा जी की उपस्थिति, सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी की उपस्थिति, हमारे रायपुर उत्तर के विधायक पुरंदर मिश्रा जी, हमारे बीओसी के चेयरमैन डॉक्टर राम प्रताप सिंह जी, हमारे श्रम सचिव और श्रम विभाग के अधिकारी, सबकी उपस्थिति में बड़ी भव्यता के साथ ये समारोह संपन्न हुआ है। और आज डीबीटी के माध्यम से 1,45,000 से ज़्यादा श्रमिकों के खाते में डीबीटी के द्वारा 39 करोड़ रुपए से ज़्यादा राशि अंतरित की गई है। तो ऐसे सभी बच्चों को भी और सभी श्रमिकों को भी बहुत बहुत बधाई। बिलासपुर के सत्यम चौक स्थित बी.आर. अम्बेडकर स्कूल में 4 कमरों की फॉल सीलिंग गिरने के मामले को प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। घटना के बाद अब स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए जांच और मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इसके लिए नगर निगम कमिश्नर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि स्कूल में हुई घटना की जांच कर तत्काल जरूरी मरम्मत कार्य कराया जाए। कलेक्टर ने कहा कि इस बार बिलासपुर में भारी बारिश हुई है, जिसका असर कई स्कूल भवनों पर भी देखने को मिला है। बारिश के कारण जहां जहां स्कूलों में नुकसान या परेशानी सामने आई है, वहां तत्काल मरम्मत योग्य कार्य कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को स्कूलों की स्थिति का निरीक्षण करने और जरूरी कदम उठाने को कहा गया है। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि फिलहाल बारिश के दौरान जितनी मरम्मत संभव है वह तत्काल कराई जाएगी। बारिश का मौसम खत्म होने के बाद स्कूल भवनों में स्थायी और बेहतर मरम्मत कार्य कराया जाएगा। प्रशासन की इस कार्रवाई से स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त होने की उम्मीद है। ये जो घटना हुआ है कल का है, सेजास डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कूल में भारी बारिश के चलते जो जितने भी रूम हैं उसके फॉल सीलिंग बहुत ज़्यादा जर्जर हो गए हैं, खतरा की संभावना है। इसमें से जो 2 रूम हैं इसमें का फॉल सीलिंग तो पूरा गिर गया है। बच्चों का जो खतरा है वो बहुत टल ही गया, कहने का मतलब। एक तो हमारे प्रिंसिपल रूम का जो फॉल सीलिंग गिर गया है, दूसरा तो हमारे 6 क्लास की। साथ में ये 2 रूम का वो नहीं है कि 2 रूम बस नहीं है, सारे जितने भी रूम हैं जिसमें फॉल सीलिंग है वो पूरा जर्जर हो गया है, कभी भी गिरने की संभावना है। बच्चों में बहुत ज़्यादा खतरे की संभावना बनी हुई है। साथ में ये समस्या को देखते हुए हमने सारे बच्चों का FA1 एग्ज़ाम चल रहा था, तो उसको हम FA1 एग्ज़ाम के बाद हम उसको छुट्टी दे दिए हैं। साथ में इसके साथ जो बैठने का व्यवस्था अभी फिलहाल बहुत दिक्कत हो रही है हमारे स्कूल में। तो से समस्या बनी हुई है, इसके लिए प्रशासन से पहले मांग किए थे क्या? हाँ, मांग ये इसको हम संज्ञान में दिए थे प्रशासन से। पहले क्या था, हमारा जो कंप्यूटर लैब था, वो लैब का जो ऊपर वाला जो जितने भी जो हमारा फॉल सीलिंग था वो गिर गया। सारे जगह में जो पानी सीपेज के कारण वो गिरने की संभावना पूरा बनी हुई है, धीरे धीरे वो गिर रहा है। आज रात में कहीं एक घटना हुआ है, हमारे रात की घटना में जो प्रिंसिपल रूम है वहाँ का फॉल सीलिंग गिरा। जो हमारे 6 क्लास के जो रूम है वहाँ का फॉल सीलिंग, ये रात का ही घटना है। अगर क्लासरूम में अगर 12 बजे हम लोग को क्लास लगता है, उस टाइम अगर गिरता है तो बच्चों में बहुत सारे समस्या हो जाता है, दिक्कतें पड़ जाती। तो इसके लिए हम लोग संज्ञान दिए हैं, अधिकारी के एक लेटर लिख के हम लोग उनको सूचना दिए हैं। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कुछ होगा, आश्वासन दिए हैं? अब दिए हैं, होगा बोल के। बाकी हम लोग वैकल्पिक के लिए जो हमारे पास एक्स्ट्रा जो रूम है उसमें 6 क्लास वाले बच्चों को हम लोग शिफ्ट किए हैं। किस लिए दिया गया है?
मतलब बैठने का व्यवस्था बच्चों की सुरक्षा के लिए हम लोग छुट्टी दिए हैं। तो कब तक छुट्टी दिया जाएगा इस तरह से? ये छुट्टी अभी FA1 कल 2-3 दिन FA1 चलेगा। FA1 के लिए हम एक्स्ट्रा जो रूम है हमारे पास उसमें बैठा के बच्चों को FA1 का एग्जाम ले रहे हैं। उसके बाद FA1 के बाद जैसे छुट्टी देंगे, ये छुट्टी जब तक जो रूम जो है वो सुधरेगा नहीं तब तक हम लोग बोल नहीं सकते। तो इसको जहाँ तक सुधारने की ज़्यादा अपेक्षा करते हैं कि जल्दी इसमें हो। साथ में हमारी स्कूल में जो बहुत सारी जो समस्या है, यहाँ पे जो पानी है ग्राउंड में बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, बच्चों को आने जाने में समस्या, तो इसको निकासी के लिए भी इस पर ध्यान देना जरूरी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।